देखिए अब बरसात का मौसम चल रहा है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, एकदम गर्मी की उमस हो जाती है और फिर तेज बरसात भी होती है। लेकिन क्या करें, घर में ही रहना है। बरसात की वजह से हम बाहर खेल भी नहीं पाते हैं, इकट्ठे भी नहीं रह पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम वापस पहले जैसा एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले आपको जो ग्रामर का लेसन जो पढ़ाया गया था वो लेसन नंबर 1 में पढ़ाया गया था शब्द और पद, जिसमें आपको बताया गया था कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और जब वो शब्द वाक्यों में प्रयोग हो जाता है, व्याकरणिक नियमों में बन के प्रयोग हो जाता है, तब उसको हम पद कहते हैं। लेकिन आज तो हम है ना पाठ 6 पढ़ेंगे, वाक्यों का रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, मतलब उसके अनुसार से वाक्यों में जो परिवर्तन होता है रचना के आधार पर, उसको हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। तो पहला आप देखेंगे वाक्य की परिभाषा। जो वाक्य की परिभाषा है, अगर आप क्लास में सभी लोग होते और मैं इस वाक्य की परिभाषा पूछती तो आप तुरंत ही जवाब दे देते। कई बच्चों के हाथ खड़े हो जाते। आप शायद वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको ऐसा लगेगा मैडम हमको तो आता है, हमको तो आता है। आप तुरंत ही इसका जवाब आपके दिमाग में आ जाएगा। पर इसकी परिभाषा मैं बता रही हूँ, आप में से कोई भी ऐसा जवाब देता है कि मैडम शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है, जिसमें से एक सही अर्थ, वाक्य का एक सही अर्थ प्रकट हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के देखिए कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो जो पहला उद्देश्य है ना, जो वाक्य में कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, तो यहाँ पे राम जो करता है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो राम करता है, तो राम उद्देश्य है। अब उसी तरह विधेय की परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा काम पे ज्यादा जोर दिया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको हम विधेय कहते हैं। तो पहले उदाहरण था राम खाना खाता है, तो राम उद्देश्य था, लेकिन जो खाना खाता है वो उसका विधेय है। सरल भाषा में जो उद्देश्य और विधेय जब हम अलग करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटेंस दिए होते हैं तो जो कर्ता होता है तो उसको हम विधेय वाली लाइन में लिख देते हैं, और जो उसके द्वारा काम कराया जाता होता है, सॉरी जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य वाली लाइन में लिखते हैं, और जो उसके द्वारा काम बताया जाता है उसको हम विधेय में लिख देते हैं। हमें पता है, आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में सही से पता है और ये बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये पाठ ही आपका बहुत सरल है। आपने ये पहले 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपका एक रिवीजन कराया जा रहा है। आशा है कि आप इसको ध्यान से इसको समझेंगे। आगे देखिए, अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो पहले आपने पढ़ा होगा अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, उसमें तो 8-10 भेद होते हैं। तो इस तरह से आप उन भेदों को हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। आप देखिए, पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है जटिल या मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य अथवा यौगिक वाक्य। अब मैं सरल वाक्य की परिभाषा बोलूंगी और उसकी पहचान बताऊंगी। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही कर्ता हो और जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, मीन्स कर्ता और उसके द्वारा किया जाने वाला काम, उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे सीता गाना गाती है, गीता किताब पढ़ती है, तो ये कैसे हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार से सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य में। तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए इनको हम सरल वाक्य की कैटेगरी में रखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, तो यहाँ पे जो साहसी विद्यार्थी है ये क्या है? आपका उद्देश्य है, और उन्नति करते हैं ये है आपका
विधेय। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा वाक्य देखिए, जटिल या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को ही जटिल वाक्य कहा जाता है। इसकी मैं परिभाषा बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जिन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य हो और उसके साथ में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से मैं परिभाषा दोहरा रही हूँ। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों, उसको हम जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसकी मैं आपको पहचान बता रही हूँ। उसकी पहचान है जिन वाक्यों को, हम इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये सरल वाक्य है, कि ये मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में मैंने आपको उसकी पहचान बताई है। और एक उदाहरण, जैसे जैसे वैसे, पहले जैसे लगा होगा, बीच में कॉमा लग के फिर वैसे लगेगा। ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि तथापि, जब तब, जो सो, क्योंकि इसलिए, किंतु परंतु, अगर मगर, ऐसे आपको बहुत सारे, जब अपनी किताब में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण हमने बताया है कि जैसे ही पानी बरसा वैसे ही बिजली चली गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही पिताजी बाजार चले गए। इसलिए अब यह यद्यपि मैं अच्छे से पढ़ाई करता तथापि मेरे नंबर अच्छे आते। यहाँ पे जो सो, जो पढ़ाई करेगा सो अच्छे नंबर लाएगा, जो जागेगा सो पावेगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे दिया है कि मैंने आपको ये बता दिया है। इस तरह से जो आपको दूसरा वीडियो होगा वो बुक में जो जितने उदाहरण है उसको आपको रख करके समझाऊंगी। अब आप तीसरा देखिए, संयुक्त वाक्य अथवा यौगिक वाक्य। संयुक्त वाक्य को ही यौगिक वाक्य कहते हैं। इसकी मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ कि संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं उनको हम संयुक्त या यौगिक वाक्य कहते हैं। उसकी पहचान है, उन वाक्यों की पहचान है कि एक पहले वाक्य होगा, बीच में और लगा होगा, अतः लगा होगा, तथा लगा होगा, इसलिए लगा होगा, बल्कि लगा होगा। तो इस तरह से अन्यथा या नहीं तो अन्यथा लगा होगा। इस तरह से वाक्यों की पहचान है। जिन वाक्यों में और, अतः, तथा, इसलिए, बल्कि, अन्यथा या लगा हो उनको हम संयुक्त संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। इस तरह से आपको उदाहरण दिया गया है। और राम अच्छी पढ़ाई करता है इसलिए उसके अच्छे नंबर आए। इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण दूसरे वीडियो में समझाए जाएंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इनकी पहचान। अब किस तरह से पूछे जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि तीनों वाक्य दे दिए जाते हैं, सरल वाक्य भी दे दिया जाता है, जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य दे दिया जाता है, संयुक्त वाक्य दे दिया जाता है। आपको उसमें सिर्फ ये बताना होता है कि ये सरल वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है। अब आगे की जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण भी बताऊंगी कि संश्लेषण मीन्स होता है कि दो तीन वाक्यों को छोटा करके भी, संश्लेषण में होता है चिपकाना, दो तीन वाक्यों को एक वाक्य में बदलना। और विश्लेषण होता है किसी बात को विस्तार से बताना, तो उसमें मतलब एक वाक्य को दो तीन वाक्यों में निर्माण करना। विश्लेषण में क्या होता है, अगर एक वाक्य दे दिया जाता है या दो वाक्य दे दिए जाते हैं तो उसमें सरल वाक्य भी बनाना होता है, संयुक्त भी बनाना होता है और मिश्र भी बनाना होता है। और उसमें संश्लेषण में तीन वाक्य दिए होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है, लेकिन उसको एक वाक्य में बदलना होता है, उसको हम संश्लेषण कहते हैं। जैसे हम समाचार वगैरह सुनते हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे इस चीज़ का विश्लेषण बताया जाएगा, विश्लेषण बताया जाएगा। विश्लेषण मीन्स होता है विस्तार और संश्लेषण मीन्स होता है संक्षिप्त करना। आगे की वीडियो में आपको ये पूरा विस्तार से समझाएगा। मुझे आशा है कि आपको वाक्यों की परिभाषा और उनकी पहचान, वाक्य के अंग, वाक्य की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
धन्यवाद।